नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो एग्री में तेज रफ्तार क्या और बढ़ेगा बाजार, इसमें आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एग्री मार्केट में तूफानी तेजी आई है, इस तूफानी तेजी के बाद क्या मार्केट की रफ्तार अभी और बढ़ सकती है या फिर ये तेजी थोड़ी और रुकेगी और थमेगी, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के और ऑयल मार्केट पर गहरी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ हैं, एग्री मार्केट पर जबरदस्त रिसर्च है इनकी। और साथ ही पुखराज चोपड़ा हैं, जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जो स्पॉट मार्केट पर कृषि के हाजिर बाजारों पर गहरी पकड़ रखते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और लंबे समय के बाद ऐसा मौका आया है कि एग्री मार्केट को लेकर आप तेजी की बात करें और वो भी कई सारी कमोडिटी में एक साथ। तो अतुल जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर नहीं तो शिकायत रहती है ये कि किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी नहीं मिल पा रही है, लेकिन इस बार मतलब अच्छा ये हुआ है कि एमएसपी से बहुत ऊपर चला गया है। तिलहन की अगर ही हम बात कर लें और किसानों को बहुत अच्छा भाव मिला है, चाहे वो सरसों के किसान हो चाहे वो सोयाबीन के किसान हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या फंडामेंटल के दम पर, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने एक सप्लाई की दिक्कत देखी, उसके दम पर जो तेजी आनी थी ऑयल कॉम्प्लेक्स से शुरुआत कर लेते हैं, उतनी तेजी आ चुकी है या अभी और तेजी बाकी है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े मुद्दतों के बाद हमारे ऑयल सीड फार्मर को आज 2 पैसे मिल रहे हैं। 20 साल से जो हम लोगों ने उन लोगों को दबा के रखा था, आज मेरे को लगता है कि पहली दफा उनको जो उनकी प्रोडक्ट है उसका वाजिब दाम मिल रहा है। जहां तक तेजी का सवाल है, हिंदुस्तान का डिपेंडेंस इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर इतना ज्यादा है कि आज 70% तो हम लोग एडिबल ऑयल बाहर पे डिपेंडेंट हैं। तो बाहर अगर तकलीफें होंगी और सप्लाई चेन में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होगा तो हिंदुस्तान में उसका इफेक्ट होना बहुत ही लाजमी है। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस साल मस्टर्ड ने हिंदुस्तान को सेवियर बनाया है। आज अगर मस्टर्ड की इतनी बढ़िया क्रॉप नहीं होती तो इस समय जो आज अपने तेल का दाम देख रहे हैं वो इससे भी कहीं ज्यादा होता। आज आप देखिए, मस्टर्ड इतने सालों बाद आज 12 से 13 लाख टन पर मंथ की क्रशिंग हो रही है। तो 12 से 13 लाख टन का मतलब हो गया ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 4.5 से 5 लाख टन तेल आज मस्टर्ड का हम लोगों को सिस्टम में मिल रहा है अपने डोमेस्टिक सोर्स से। तो इसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ किया हो न किया हो, तो हमारे किसानों ने बड़ा जबरदस्त रिस्पांस दिया है सप्लाई साइड में। और आने वाले दिनों में जो ये तेजी आई है, इसका इफेक्ट आप देखिएगा कि खरीफ की भी बोनी जो होगी ना ऑयल सीड की, हमारा तो मानना है बहुत जबरदस्त होगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये तेजी जारी रहेगी कि नहीं। तो हम लोगों का तो ये मानना है कि ये अप्रैल महीने से थोड़ा थोड़ा बाजारों को दबना चालू होगा, क्योंकि मस्टर्ड का भी प्रेशर हिंदुस्तान में बिल्टअप हो ही रहा है, इंटरनेशनली सोया भी प्रेशर बिल्टअप हो रहा है और पाम का भी हायर प्रोडक्शन मंथ्स हैं। और चाइना की भी एपेटाइट थोड़ी बहुत अभी कम हुई है, इतना ज्यादा उसने इन दिनों में खरीद लिया है। पर इसके साथ साथ एक चीज जरूर आपको मैं कहना चाहूंगा कि अपना रुपया कमजोर हो रहा है, और अगर रुपया कमजोर होगा तो अपने यहाँ लैंडिंग प्राइस थोड़ा ऊंचा ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये आपने ओवरऑल ऑयल मार्केट की तस्वीर बताई। अब मैं आपसे अलग अलग ऑयल के बारे में पूछूंगा, ऑयल सीड के बारे में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले बीरेन वकील जी और पुखराज चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बीरेन जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो बात अभी अतुल जी ने कही ओवरऑल मार्केट को लेकर के कि क्या संकेत यहां पर दिख रहे हैं, अब जरा आप ये बताएं कि आपके हिसाब से तिलहन मार्केट क्या बिल्कुल अभी तक की जो रैली है या जो प्राइस अभी हम देख पा रहे हैं मस्टर्ड का, सोयाबीन का, वो बिल्कुल फंडामेंटल के मुताबिक है? अतुल जी की बात वो काफी सराहनीय है कि अगर मस्टर्ड ने ही हमारे काफी सेवियर रहा है, अदरवाइज कुछ और 15-20% भी तेजी शायद हो सकती थी। अब इसमें डिमांड रेशनिंग कहाँ आता है, कब आता है,
वो म्यूट क्वेश्चन है सबसे पहले तो, क्योंकि इस लेवल पे भी जो डिमांड डिस्ट्रक्शन होना चाहिए वो भी दिख नहीं रहा है। आगे रुपया की चाल, पाम ऑयल और सरसों, ये तीन साइड में से कहीं या तो चाइना से कोई कैंसिलेशन या वॉश आउट आता है एडिबल साइड में, तो थोड़ा कुछ करेक्शन आ सकता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो लॉन्ग लोग है या बाय साइड है उनको थोड़ा प्रॉफिट स्पेशली ऑयल साइड में कर लेना चाहिए। ओके, तो ये आपने फंडामेंटल बताया। अब चलते हैं पुखराज चोपड़ा जी के पास, जो स्पॉट मार्केट पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, हाजिर बाजार पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। पुखराज जी, आप जरा बताएं कि स्पॉट मार्केट में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, तिलहन के मार्केट में खास करके स्पॉट का सिचुएशन क्या है? क्या वाकई डिमांड के मुकाबले कुछ सप्लाई की कमी दिख रही है मार्केट में? डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, ये जरा डिटेल में बताएं पुखराज जी। देखिए मृत्युंजय जी, अभी डिमांड और सप्लाई मृत्युंजय जी, अभी डिमांड और सप्लाई में तो अंतर अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सीजन है और मस्टर्ड की अराइवल शुरू है। जहां तक बात सप्लाई और डिमांड की आ रही है, तो डिमांड के अंदर कंटिन्यू डिमांड है और डेली जितनी मस्टर्ड आ रही है वो क्रेशिंग हो रही है, सारा का सारा माल मिलों में जा रहा है, क्रेशिंग हो रहा है, और उसके साथ साथ कुछ क्वांटिटी है वो स्टॉक भी हो रही है। इसके पीछे बड़े दो कारण है। एक तो मस्टर्ड की जो फसल है जिस तरह की होनी चाहिए वैसी फसल हुई नहीं। दूसरी बात यह है कि साइड बाजार जो तिलहन है, सोयाबीन है, चाहे सोया ऑयल है, या पीछे जो मूंगफली की फसल गई थी, तो ये सारे बाजार तेज है। मूंगफली की फसल भी कंटिन्यू तेज रही थी। किसानों को मूंगफली के धीरे धीरे भाव बढ़ के अच्छे भाव मिले, इसलिए मस्टर्ड को भी वो फुल क्वांटिटी में न लाके रोक के ला रहा है, यानी जिस तरह की बाजार में बिक्री है उसी तरह से ला रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि डिमांड सप्लाई में कोई अंतर है। हाँ, आगे आने वाले समय के अंदर जरूर इसकी डिमांड में बढ़ोतरी रहेगी और सप्लाई शॉर्ट होगी। जैसे फसल मुकेगी, खत्म होगी, वैसे वैसे इसकी सप्लाई है वो शॉर्ट होती जाएगी, फिर ये विदेशी तेलों पर निर्भर करेगा। जी मृत्युंजय जी, तिलहन पर तो यही है। ओके, तो ये आपने स्पॉट मार्केट का हाल ये बताया। अब अतुल जी, मैं आपसे एक एक करके तिलहन के बारे में जानना चाहता हूं सर, चूंकि ये हमारा खास कार्यक्रम आज एग्री मार्केट के ऊपर ही हमने रखा है। सोयाबीन की हम बात कर लेते हैं। 6500-6600 तक सोयाबीन का भाव पहुंच चुका है, जो एक कल्पना से बाहर की बात लग रही थी किसी वक्त में कि भाव इतना ज्यादा भी सोयाबीन का हो सकता है, जहां किसानों को एमएसपी तक भी नहीं मिल पा रही थी। एमएसपी के मसले पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सरकार की चिंता दूर हुई है, खास करके सोयाबीन या मस्टर्ड जैसी फसलों को लेकर के, और क्या सोयाबीन में अभी और तेजी के संकेत आपको दिख रहे हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए? देखिए, जहां तक सोयाबीन का सवाल है, सोयाबीन को अभी मैं आज की तारीख में उसको ऑयल सीड क्रॉप नहीं गिनता, इट इज मोर अ प्रोटीन क्रॉप। तो क्या ये 82-83% तो उसमें प्रोटीन होता है। तो आज डीऑइल्ड मील की जो अपने पोल्ट्री इंडस्ट्री को तकलीफ है, वो सोयाबीन का भाव इतने ज्यादा ऊंचे हो गए हैं, इसके कारण उनके लिए बहुत तकलीफ का कारण हो गया है। और जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, इस लेवल पे जो अपने यहाँ के भाव हो गए हैं वो एक्सपोर्ट में इररेलेवेंट हो गया कि हिंदुस्तान का डीओसी, डीऑइल्ड मील जिसको कहते हैं, आज अगर देखें तो $800 का लेवल हो गया है। $800 के लेवल पे हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होना नामुमकिन है। तो ये बाजार जो है कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि अपने ये सटोरियों के पकड़ में भी आ गया है, और वो बाजारों को चूंकि अवेलेबिलिटी अभी लिमिटेड हो गई है और किसान भी थोड़ा रोक के ला रहा है, तो इसलिए ये बाजार थोड़ी पकड़, मैं समझता हूं थोड़ी स्पेकुलेटिव पकड़ ज्यादा है इस समय बाजारों की। और जहां तक एमएसपी का सवाल है, तो मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हर साल नाफेड को 1-1.5 मिलियन टन मस्टर्ड खरीदना पड़ता था, या सोयाबीन में इंटरवीन करना पड़ता था, या ग्राउंडनट में इंटरवीन करना पड़ता था। इस साल वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में इसका अपने को सप्लाई साइड रिस्पांस दिखाई देगा। और हो सकता है कि आने वाले सालों में गेहूं चावल का रकबा थोड़ा ऑयल सीड में डाइवर्ट हो, वो अपने देश की आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, ऐसा मेरा मानना है।
अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इससे तिलहन किसानों को बढ़ावा मिलेगा, वो खेती ज्यादा करेंगे तिलहन की, और ये कुल मिलाकर जो ऑयल सीड मिशन की दिशा में कदम की बात हो रही है उस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन बीरेन जी, मैं आपसे, ये तो अतुल जी ने सोयाबीन के बारे में बताया, आप जरा बताएं सर कि ऑयल, सोया तेल और पाम तेल, इसके दाम भी बहुत बढ़े हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेजी है उतनी तेजी यहां नहीं आई है, फिर भी दाम बहुत बढ़े हैं और रिकॉर्ड ऊंचाई पर भाव पहुंचे हैं। ऑयल के फंडामेंटल अभी आपको कैसे लग रहे हैं, सोया तेल के, क्रूड पाम तेल के, और क्या तिलहन के साथ साथ खाने के तेल की कीमतों में भी अभी तेजी बाकी है? खाने के तेलों में दो मेजर ड्राइवर है, एक तो बायोफ्यूल ट्रिगर इंडोनेशिया और पाम, उनका मैंडेट, और साथ ही साथ खास करके रशिया का जो ड्यूटी एक्टिविज्म है कि बढ़ते दामों के साथ वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगातार बढ़ा रहा है, और अभी 1 जून से तो स्लाइडिंग ड्यूटी वहां आ रही है। तो ये प्रोड्यूसर कंट्री का जो एक्सपोर्ट्स रिलेटेड पॉलिसी है वो भी तेजी को बहका रही है, और नियर टर्म मीन्स 1-2 महीने के लिए वैसे देखें तो ग्लोबल बैलेंस शीट जितनी भी है, चाहे वीट कहो या खाने के तेल कहो, वो सभी डेफिसिट में चल रही है। और मेन फैक्टर इसका बायोफ्यूल मैंडेट, साथ ही साथ पाइपलाइन का खाली होना है। जब तक पाम का सप्लाई नहीं सुधरेगा तब तक ये जारी रहेगा, कम से कम 1-2 महीना अभी भी ये जारी रहेगा। बट जैसे अतुल जी ने कहा, सप्लाई साइड में काफी बड़ा रिस्पॉन्स आ सकता है। अभी की जो सिचुएशन है, हम शायद बबल में एंटर हो चुके हैं, तो सेकंड हाफ वुड बी सरप्राइजिंगली डाउनसाइड सरप्राइज हम शायद सेकंड हाफ में देख पाएंगे। ओके, तो ये राय है आपकी ऑयल मार्केट के ऊपर। एक सवाल अतुल जी मैं आपसे सरसों को लेकर पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि सरसों की क्रॉप बहुत अच्छी है, और ये बहुत कम होता है कि जब क्रॉप भी अच्छी हो और दाम भी अच्छे हो, तो ये कैसे हुआ सर इस बार कि अच्छी क्रॉप के बावजूद मस्टर्ड के दाम बढ़ रहे हैं, एमएसपी से काफी ऊपर चला गया है? ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठा इस बार की, उत्पादन भी बढ़िया, प्राइस भी बढ़िया? ये तो सोने पे सुहागा हो गया है। अगर आप देखिए, हिंदुस्तान का इंपोर्ट इस पीरियड में काफी कम हुआ है, और इनफैक्ट हम लोगों का तो ये मानना है कि पिछले साल जैसे 132 लाख टन तेल आया था हिंदुस्तान के अंदर एडिबल ऑयल, इस साल हो सकता है कि 125 लाख टन ही तेल हिंदुस्तान। तो जो बैलेंस जो है वो क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा है कि अपने यहाँ की डोमेस्टिक क्रॉप बहुत बढ़िया है, सोयाबीन की भी क्रॉप अच्छी थी, ग्राउंडनट की भी क्रॉप अच्छी है, और मस्टर्ड की क्रॉप तो खैर बहुत ही बढ़िया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस पीरियड में बाजार इंटरनेशनल ऊंचे हैं, तो अपने मस्टर्ड के किसानों को वाजिब दाम मिल रहा है। एक चीज मैं और गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि कितने लोग भी कुछ बोले, अभी तक गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी को नहीं घटाया है, और ये बहुत अच्छा सिग्नल है हमारे ऑयल सीड फार्मर के लिए कि आप पैदा करिए, हम आपको तंग नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं शायद गवर्नमेंट इस पे अगर कायम रहती है तो ये बहुत अच्छा सिग्नल होगा ऑयल सीड फार्मर के लिए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, किसानों को अच्छा भाव मिले और इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आपने मुबारकबाद सरकार को दी है। लेकिन अतुल जी, अगर अगले 2-3 हफ्ते में सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया तो ये वापस तो नहीं लेंगे अपना मुबारकबाद आप? क्योंकि अब तक नहीं बढ़ाया, ये भी घटाया, अभी ये भी काफी है, क्योंकि किसानों को अच्छा भाव मिलता रहे, सीजन में नहीं घटाया। आगे अगर कट हो जाए तो फिर भी ठीक रहेगा या फिर तभी कोई दिक्कत रहेगी? नहीं, मेरा तो मानना ये है कि गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी पे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि गरीब तबके को दाम ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो उसके लिए आप पीडीएस में जो भी आपको तेल देना है और जिस भाव में भी देना है वो आप करिए ना, उसको किसी ने रोका नहीं है। बट आप ऑयल सीड फार्मर को जो मैसेज देना है वो बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि आप पैदा करिए। 20 साल से हम लोगों ने अपने तेलों के दामों को इतना ज्यादा दबा के रखा हुआ था, उसका नतीजा आप देखिए कि आज एडिबल ऑयल सिक्योरिटी की क्या हालत हो गई है। आज इस बार पहली दफा थोड़ा बाजारों में इंटरनेशनली तेजी आई है, तो यहाँ पे देखिए क्या हालत हो गई है। तो
तो ये आत्मनिर्भरता जो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अतुल जी। बिल्कुल, हाँ, नहीं, आपने बहुत सही बात कही और निश्चित तौर पर किसानों के बारे में सोचना चाहिए और किसानों को अच्छा भाव मिले, क्योंकि कई बार ये होता है कि किसान अपना काम तो कर देते हैं, खेती किसान कर देते हैं, लेकिन जब भाव की बारी आती है तो उनको भाव नहीं मिलता। लेकिन इस बार बहुत मुश्किल से बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, मिलते रहना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ और कमोडिटी की और साथ ही बात करेंगे कि जब दाम बढ़ते हैं एग्री कमोडिटी के तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों को परेशानी क्यों होने लगती है, उसका क्या इंपैक्ट आने वाले वक्त में होने वाला है। इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास कवरेज जारी है। हम आपको बता रहे हैं कि लंबे समय के बाद एग्री मार्केट में हरियाली लौटी है और किसानों को, खास करके दलहन के जो किसान हैं, जो तिलहन के किसान हैं, जो कॉटन के किसान हैं, उनको एमएसपी से ऊपर का भाव मार्केट में मिल रहा है। एमएसपी पर बेचने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है। ये बहुत वक्त के बाद ऐसा हुआ है और ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्हें अच्छा प्राइस मिल रहा है। अब हम बात करते हैं चने की, और चने का भाव तो इतना ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है हाल के दिनों में कि किसानों ने भी एक वक्त में उनको लग रहा था कि चने की खेती करें या ना करें, लेकिन अब इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है और चने के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं। चने का भाव जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 5100 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन अब भाव 5500 के भी ऊपर चला गया है। तो पुखराज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट तो ये कह रही है कि फसल को नुकसान हुआ है, उत्पादन कम होने वाला है। इस वक्त मंडियों में क्या चल रहा है चने को लेकर? देखिए, फसल को निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, खास तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ये मेजर राज्य हैं चने के, और ठीक ठाक हुआ है तो कहीं गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ है। अब जहां तक किसानों की बात है, जब किसान खराब फसल को देखता है तो उसकी रोकने की इच्छा होती है। जरूरत भर का किसान ला रहा है, और अभी जो परचेजर है, जो बायर है, वो मुख्य रूप से किसान की जो आड़त का काम करने वाले लोग हैं, वही इसे परचेज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि एमएसपी से ऊपर बिक रहा है और किसान भी खुश है। अभी जिन भावों पे चना बिक रहा है, उन पर भी किसान का मानस बेचने का नहीं है, वो रोक रोक के बेच रहा है। आप देखिए, फ्यूचर मार्केट में जिस तरह से चने के भाव है 5400 रुपए, 5350 रुपए, तो ये स्पॉट मार्केट में लूज किसान का माल बिक रहा है 5400, 5450 रुपए राजस्थान की मंडियों में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और बाजार लगातार ये ऊंचाई की तरफ है। ये पिछले साल 85 लाख टन की फसल हुई थी चने की, और इस साल 17 लाख के आसपास ही व्यापारिक अनुमान है। तो ये 15 लाख टन, एक तो फसल में शॉर्टेज, दूसरा कैरी फॉरवर्ड जो आ रहा था, पिछली बार 21 लाख टन का आया था, इस बार 11-12 लाख टन का ही है। तो ये दोनों बातें मिलाकर चने को मजबूत कर रही है। पर मृत्युंजय जी, इसमें एक बात है, अभी 5-7 दिन से क्या हो रहा है कि तिलहन में और दलहन में जो तेजी आई है, उस पे सोशल मीडिया पे कई इंडस्ट्री द्वारा ये किया जा रहा है सरकार से प्रयास कि ये कीमतें बढ़ रही है, इससे उपभोक्ता को परेशानी होगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब कीमतें बढ़ रही है तो क्या परेशानी होगी। एमएसपी से थोड़ा ऊपर है तो ठीक है, चल रहा है, व्यापारिक स्टॉक कर रहा है, माल कहीं जमीन में तो नहीं जा रहा है ना।
व्यापारी के पास स्टॉक ही हो रहा है, तो ये जब संकट का समय होगा तो काम आएगा। और जब किसान का माल बहुत नीचे बिक रहा था, तब इन संगठनों ने कभी आवाज नहीं उठाई कि किसान का माल इतना नीचे बिक रहा है, इस पे कुछ करना चाहिए। तो मृत्युंजय जी, ये व्यापारियों में क्या है, ये दुभाषिया विचार है, दो तरह के विचार हैं। हम जो यहाँ जो छोटी मंडियों के अंदर बैठे हैं, वो हम लोग चाहते हैं कि किसान का ऊंचे भाव पे माल बिके, ताकि वो अगली फसल ज्यादा से ज्यादा करे। और सरकार के लिए अच्छा है कि एमएसपी का सरदर्द खत्म, एमएसपी पे खरीदना नहीं पड़ेगा। आज सरकार यदि लेना भी चाहे एमएसपी पे, तो उससे एमएसपी पे राजस्थान में माल नहीं मिलने वाला। जो खरीद हो चुका बहुत छोटी मात्रा में, जैसे पूरे भारत में 1,52,000 टन 55,000 टन के आसपास खरीद हुआ होगा, तो उससे ज्यादा और मिलने की उम्मीद नहीं है, गुंजाइश नहीं है। ये स्टॉक अब बफर बनेगा तो व्यापारियों के पास और किसानों के पास ही बनेगा। मृत्युंजय जी, ठीक बात है। ये बहुत, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बात आपने कही कि जब किसानों को अच्छा भाव मिलता है तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों होने लगती है, नहीं होनी चाहिए। और अल्टीमेटली किसान अपनी खून पसीने की मेहनत से खेती करता है, और कई बार ये होता है किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, दाम नहीं मिलते हैं उन्हें पर्याप्त, तो ये बहुत सारी दिक्कतें किसानों के सामने आती हैं। कई बार उन्हें सड़कों पर फसल फेंकनी पड़ती है, दाम इतने कम हो जाते हैं। अच्छा भाव मिल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा आपत्ति होनी नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बैलेंसिंग जरूरी है ताकि कंज्यूमर को भी बहुत ज्यादा खामियाजा ना भुगतना पड़े। अतुल जी, ये बहुत रेलिवेंट सवाल भी पुखराज जी ने बताया, उठाया कि कई बार जब दाम बढ़ते हैं तो अलग अलग तरह की आवाजें आने लगती हैं सामने कि वायदा को बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में भी जब तिलहन के दाम अभी बढ़ रहे हैं तो अलग अलग तरह की आवाज आ रही है, पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है कि वायदा को ही बंद कर दिया जाए। क्या इस तरह की डिमांड जायज है क्या? नहीं, मैं पहले तो आपने जो वर्ड यूज किया है ना, बैलेंसिंग वाला, उसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहता हूं। पिछले 20 सालों से हम लोगों ने इस बैलेंसिंग को जरूरत से ज्यादा इम्बैलेंस्ड कर दिया था इन फेवर ऑफ अर्बन कंज्यूमर। आज अर्बन कंज्यूमर को हम लोगों ने इतना ज्यादा पैम्पर किया है पिछले 2 दशकों से कि आज ये हालात हो गए कि किसान को एग्रीकल्चर में कोई रुचि नहीं रह गई है। अब मेरा ये मानना है कि पहला साल ऐसा दिख रहा है कि जो एग्रीकल्चर दोबारा सेक्सी होता दिखाई दे रहा है, ग्लैमरस होता दिखाई दे रहा है, और जो इनकम इस बार रूरल एरियाज में आएगी वो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को पुश करने में और इंप्रूव करने में बहुत सहायक होगी। आज एक दिन पहले भी 2-3 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी कि अभी तक एफएमसीजी सेक्टर जो था ना, वो रूरल एरिया से 40 से 45% की वहां सेल्स आती थी। अब ऐसा लगता है कि हो सकता है 55 से 60% सेल्स एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की रूरल एरिया से आए, तो थोड़ा इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होगा इन सब चीजों से, और ये बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट 60-65% आबादी तो आज भी गांव में रहती है, और आप भी शायद गांव से ही हैं, हम लोग सभी गांव से आए ओरिजिनली, तो ये अच्छी चीज है देश के लिए। और मैं नहीं समझता कि कोई कारण है कि ये बात है। और ये मैं इसका नहीं मैं इसको सपोर्ट करता हूं सर। फार्मर, मैं खुद गांव से हूं और मैं खुद देखता हूं कि किसानों की हालत क्या है। किसानों को अच्छा भाव मिले, इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो बहुत गलत बात है। किसान अल्टीमेटली अन्नदाता है देश के, और वो अगर खेती करते हैं तो उनको, क्योंकि हम खुद अगर नौकरी कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़े, तो किसानों की आमदनी क्यों ना बढ़े, इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जब दाम बढ़ते हैं तो इस तरह की जब आवाज उठती है कि वायदा को बंद कर दें और इस तरह का एक्शन ले लें, उस तरह का एक्शन ले लें, इसको लेकर के जो डिमांड अभी भी हो रही है पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से कि वायदा को बंद कर दिया जाए सोयाबीन का, आप सहमत हैं क्या? आपको लगता है कि ये होना चाहिए या ये डिमांड ठीक नहीं है? मैं कतई सहमत नहीं हूं वायदा बाजार को बंद करने के लिए, क्योंकि आप अगर मैसेंजर को ही शूट कर दोगे तो क्या आनी जानी है कि जो मैसेंजर है, आज वायदा बाजार तो एक मैसेंजर है, आपको प्राइस इंडिकेशन देता है कि आने वाले दिनों में क्या प्राइसेस होंगे। बट हाँ, इसके साथ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर कार्टेलाइजेशन हो रहा है और गैंगिंग अप हो रही है बाजारों को वो करने के लिए, ऊपर उठाने में, या वो मतलब अननेचुरल तरीके से अगर बाजार को उठाया जा रहा है, तो उसमें जो एनसीटीएक्स है या सेबी है, इनको थोड़ी नजर रखनी चाहिए। बट
कतई बाजारों को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मैसेज भी जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, गलत मैसेज जाता है इसे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल एक छोटा सवाल बीरेन जी आपसे, हमने तिलहन की बात की, दलहन की बात की, मसालों में भी बड़ी तेजी आई है। 3 महीने में 30% तक टर्मरिक के दाम बढ़ गए हैं, 11% जीरा महंगा हो गया है, कोरिएंडर में 27% की तेजी आई है। और तेजी बाकी है इन कमोडिटीज में या पूरी हो गई बीरेन जी? सबसे पूरी हो गई है। ज्यादा ये दूसरी चीजों के रनअप पीछे चला है, स्पाइसेस फॉलोअर के मूड में है, लीडर नहीं है, तो मैं यहाँ ज्यादा अपसेट नहीं देखता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अतुल जी आपका, पुखराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एग्री मार्केट की ये तूफानी तेजी क्यों है और क्या ये तूफानी तेजी आगे कंटिन्यू रहेगी, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।